मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ मौजूद है मारूफ एक्टिविस्ट शबनम हाशमी साहिबा। इंडिया अलायंस ने 31 मार्च को रैली की जिसमें तकरीबन सभी अपोजिशन पार्टियों की शिरकत हुई और सभी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए बातचीत की। केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इस तरह के तमाम मुद्दों को उठाया। सोनिया गांधी तक उस रैली में आई और सभी ने मिलकर के कहा कि जो कुछ हो रहा है वो तानाशाही है और इसके खिलाफ एक होना जरूरी है। उस रैली का क्या असर पड़ेगा 2024 पर, आवाम में कितना इसका असर होगा, किसकी सरकार बन सकती है, रैली कैसी थी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शबनम साहिबा, आपने उस रैली को अटेंड किया, आपको क्या लगता है इस रैली का कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि रैली अपने आप में अगर मैं अपनी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एक उम्मीद देने वाली रैली थी, क्योंकि उसमें रैलीज़ और भी देखी हैं और हम लगातार जाते हैं। अब मतलब सेकुलर रैलीज़ पार्टीज़ की भी देखते हैं और बीजेपी की रैलीज़ भी दिखाई देती हैं। तो एक तो इसमें जिस तरह से लोग उमड़ के आए और बहुत लोग थे, मतलब लगातार चले ही आ रहे थे लोग, बहुत ऑर्डिनरी लोग थे। ऐसा नहीं था जो बहुत बार रैलियों में होता है कि भर भर के लाया जा रहा हो कहीं से। बहुत आम इंसान थे दिल्ली के, उसमें आपको बहुत गरीब तबके के लोग भी दिख रहे थे, लोअर मिडिल क्लास के लोग भी दिख रहे थे। और उसमें जो एक पूरा जोश था, जैसे जो अलग अलग लीडर्स बोल रहे थे और बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने अपनी बात रखी, उसमें एक वाइब्रेंसी थी। वरना कई बार क्या होता है कि लोग आ जाते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं होता, बोलने वाले के साथ कनेक्शन नहीं होता। तो उससे ये तो लग रहा था कि लोग कहीं ना कहीं जो कुछ मुल्क में हो रहा है उससे पक चुके हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन था जो बहुत ही, जिसे कहते हैं कि उदासीन उसने रुख अपना लिया था कि जो हो रहा है होता रहे, हमें हमें क्या करना है और हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ये जो एक पूरा माहौल था, तो वो तो इस रैली ने कम से कम वहां के माहौल में वो टूटता हुआ दिखाई दिया। दूसरी बात ये कि ये रीअसर्शन सारी 28 पॉलिटिकल पार्टीज का कि हम साथ हैं, क्योंकि लगातार ये सुनने में आ रहा है कि ममता अलग जा रही हैं और वो अलग जा रहे हैं, ऐसी ऐसी लगातार बातें। लेकिन खास तौर से मैं क्योंकि ममता के बारे में ये आया था, तो यहाँ पे जो उनके दोनों एमपीज थे, सागरिका घोष और जो दूसरे एमपी थे, डेरेक बराक ओब्रायन, हाँ, डेरेक ओब्रायन, उन डायरेक्ट। दोनों ने कहा कि तृणमूल पूरी तरह से इंडिया अलायंस के साथ है। और लोगों का साथ आना और होना ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि वो आपस में तालमेल कुछ ना कुछ करेंगे। हर जगह तो बहरहाल अलायंस नहीं होगा, लेकिन तब भी इकट्ठे आना, इकट्ठे लड़ना, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी जीतती आई है उसकी मेन वजह ये है कि जो सेकुलर वोट है, जो अपोजिशन का वोट है, वो डिवाइड हो जाता है। और पिछले 19 में भी आप देखें तो कितना वोट आया, शायद 37% टोटल वोट था। तो उसमें ये मुझे लगता है उसके हिसाब से बहुत अहम रैली थी, जो जिसने उम्मीद। रैली में जो जनता थी, जो लोग थे रैली में, तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर थे या सच में वो आम जनता थी? देखिए, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का मोबिलाइजेशन भी बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, और वो भी थे। मतलब वहां पे दिख रहे थे कि कांग्रेस के वर्कर्स भी हैं, आप के वर्कर्स भी हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत लोग थे। उनके अलावा भी आम लोग वहां बहुत थे, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव वर्कर्स नहीं थे, जो अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग मोहल्लों से आए थे। और मुझे लगता है खास तौर से जो दिल्ली की जनता है और गरीब जनता है, वो इस बात से बहुत आहत हुई है जिस तरह अरविंद केजरीवाल को, एक मुख्यमंत्री को, अरेस्ट किया गया है। उसका रोष भी है। और दूसरा ये कि जो कुछ एक आम इंसान झेल रहा है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई हो, उसका असर एक आम इंसान पे पड़ रहा है। और जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है और आपस में भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, उससे भी लोग बहुत नाराज हैं। तो बहुत आम लोग वहां पे बहुत थे। अच्छा, 2024 का लोकसभा इलेक्शन पूरे मुल्क में बातचीत करें, क्योंकि बीजेपी की रैलियां जारी है और अलायंस ने, इंडिया गठबंधन ने पहली मर्तबा दिल्ली से इसकी शुरुआत की है। तो आगे क्या स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है इंडिया गठबंधन की, किस तरह इलेक्शन लड़ना है मुल्क भर में, क्योंकि बीजेपी का नारा सीधे 400 पार का। देखिए, अब इंडिया अलायंस का क्या प्लान है वो तो मैं नहीं बता सकती, मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ।
लेकिन ये पहली रैली नहीं है। आपको याद होगा अभी थोड़ा दिन पहले गांधी मैदान में पटना में रैली हुई थी और बहुत बड़ी रैली हुई थी, मतलब दिल्ली की रैली से भी वो बहुत बड़ी रैली थी। बंगाल में एक रैली हो सॉरी बंगाल में नहीं, बम्बई में एक रैली हो चुकी है। तो वो रैली अलग अलग जगह कर रहे हैं और हर जगह उनको जनता का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, जो अपने आप में दिखाता है कि जनता इंडिया अलायंस के साथ है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहां जहां पॉसिबल हो, सब जगह नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारी स्टेट्स में जहां डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, दो ही पार्टीज हैं, वहां पे कुछ अलायंस होना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। उसके बावजूद भी मुझे तो बहुत खुशी है कि दिल्ली में अलायंस हुआ, हरियाणा में अलायंस हुआ, गुजरात में अलायंस हुआ, जहां पे सिर्फ प्रेजेंस पहले कांग्रेस का होता था बीजेपी के सामने, फिर अब आप और कांग्रेस का है। तो आप और कांग्रेस का अलायंस अपने आप में होना एक बड़ी बात है, दिल्ली, गुजरात और बिल्कुल, एक हरियाणा में। मैसेज भी गया कि चूंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आई थी मुहिम चला करके, बीजेपी के खिलाफ नहीं आई थी, करप्शन का इल्जाम लगा करके, कुछ भी करके। और पिछले दिनों में बहुत कुछ हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। ये पहला मौका जब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद खुल करके कांग्रेस आई है, टॉप लीडर्स उनके आए। और कल की रैली का एक मैसेज भी गया है कि इसका असल मकसद था केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना। लोग भी ज्यादातर उसी सोच के साथ आए थे। तो क्या आइंदा दिनों में इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी अपना एक मजबूत केडर, वोट बैंक है, और उसकी एक अच्छी छवि बनी केजरीवाल की, और कांग्रेस आ गई है, तो कुछ नया हो सकता है, कुछ अच्छा फर्क पड़ेगा इसका? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। कल की रैली का मैं जोड़ना चाहूंगी कि केजरीवाल जी के साथ साथ हेमंत सोरेन की रिहाई की भी उसमें डिमांड है, और भी डिमांड्स हैं जो प्रियंका गांधी ने पढ़ी। इसका असर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी अगर हम देखें तो बीजेपी तो आपने कहा 400 पार, अब 400 पार जुमलेबाजी करना एक बात है, बात यह है कि 2014 में वो विकास के नाम पे आए, पूरा देश ने सोचा कि ये कोई बहुत विकास कर देंगे पूरे देश का। 2019 में उन्होंने राष्ट्रवाद का इस्तेमाल किया, पुलवामा के बाद, पुलवामा का पूरा कांड हुआ। उसके उसके बाद जितने इनको वोट मिले और जितनी सीट्स मिली, उससे बढ़ेंगी कहां से, मेरा ये सवाल है। दिल्ली में 7 सीट उनकी है, हरियाणा में 10 सीट उनकी है, गुजरात में 26 सीट उनकी है, मध्य प्रदेश में भी 2-4 छोड़ के सारी उनके पास है, यूपी में भी एक बड़ा चंक उनके पास है। और इस बीच में जो आम जनता की 10 साल में जो समझ में आया है, जो बेरोजगारी का लेवल है, जो जो गरीबी है, जो महंगाई है, और जो नफरतें हैं आम, और जिस तरह के घोटाले अभी सामने आए हैं। 2019 तक तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि बीजेपी को आप करप्ट कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बाद तो जिसे कहते हैं कि सारी चीजें बिल्कुल खुल के सामने आ गई कि किस तरह से इन्होंने धंधा लो और चंदा दो वाला पूरा जो ये चल भी रहा है, कि आप हमें चंदा दीजिए और हम आपको धंधा देंगे, और अगर आप नहीं कर रहे तो ईडी भेजेंगे। पूरा का पूरा वो इन्फॉर्मेशन सामने आ गई कि इस कंपनी के ऊपर ईडी का छापा पड़ा, उसके 4 दिन बाद उन्होंने जाके उनको करोड़ों रुपया दे दिया और उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। इसी तरह से जो केजरीवाल जी ने जो कोर्ट में कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके खिलाफ जिनसे वो बयान ले रहे हैं, 6 बयान 9 बयान आए, वो ईडी कोई भी कोर्ट में नहीं पेश कर रही। फिर उस व्यक्ति के बेटे को गिरफ्तार कर लिया, तब भी उसने बयान नहीं बदला। 5-6 महीना जब गिरफ्तार करके जेल में रख लिया तो वो टूट गया, एक बयान खिलाफ आया और उसके बाद फौरन वो रिहा हो गया और उसके बयान लेने आगे बंद कर दिए। तो जनता बेवकूफ तो नहीं है, उनको दिखाई लेकिन दे रहा। बीजेपी बीजेपी कह रही कि हमने आवाम से जो वादा किया था उसको पूरा कर दिया। वो 5 किलो राशन फ्री में तकसीम कर रही है बीजेपी। इसके अलावा उनका कहना है कि हमने राम मंदिर के वादे को पूरा किया, कश्मीर से 317 को हटाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बातचीत कर रही है। उत्तराखंड में बीजेपी ने उसका आगाज कर दिया है। तो बीजेपी कह रही है कि हमने जनता से जो वादा किया था उसको हमने पूरा कर दिया, और हमारा जो वोट बैंक है हमें वोट करेगा हर हाल में। बीजेपी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, बीजेपी ने वादा किया था विकास करने का, बीजेपी ने वादा किया था सबका विकास और सबका, क्या है वो, सबका सबका साथ, सबका विकास, सबका सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास। बीजेपी ने कहा था लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, जो भी उसका स्लोगन था। इसमें से कौन सा वादा पूरा हुआ? 50 साल में कभी इतनी बेरोजगारी नहीं रही,
2 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई? स्मार्ट सिटीज बना रहे थे, कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई? क्या हो गया? कौन सा वादा पूरा हो गया? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये जो सारी चीजें हैं, ये तो आपने सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए जो चीजें की, वो उसको आप कह सकते हैं। और मंदिर किसको रोजी दे रहा है, किसको रोटी दे रहा है, किसको घर दे रहा है? जो इनके भक्त हैं, जो 20% होंगे या जो भी 17-18% होंगे, उनके लिए उन्होंने वादे पूरे कर दिए और वो वोट जो है वो उनके साथ रहेगा। लेकिन उसके अलावा क्या? जो लोग मोदी के साथ विकास के नाम पे आए थे, वो आज पूरी तरह डिसइल्यूजन्ड है। उनको दिख रहा है कि देश में जो कुछ हासिल किया था, सब आपने पब्लिक सेक्टर बेच दिया। क्या चीज ऐसी है जो आपने छोड़ दी? सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खत्म कर दिया। जितने लोकतांत्रिक ढांचे थे, उनको खत्म कर दिया। मीडिया को आपने अपना बिल्कुल पालतू कुत्ता बना दिया। तो कौन सा विकास है? संविधान के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। 370 आप लाए, कॉन्स्टिट्यूशन को भंग करके आप लाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आपको 370 हटानी थी, उसमें यह जरूरी था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली वहां पे पास करती रेजोल्यूशन मेजोरिटी से, और उसके बाद आप हटा सकते थे। आपने जम्मू कश्मीर की असेंबली की पावर्स को गवर्नर के हाथ में दे दिया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपने तो सारी चीजें ऐसी की जो संविधान के खिलाफ है। हाँ, उनकी जो वो बीजेपी अपनी जुमलेबाजी करेगी, उनके जो भक्त हैं वो उनको फॉलो करते रहेंगे, लेकिन वो भक्त 20% से ज्यादा नहीं है। बाकी जो 20% बाकी जो उनको वोट मिला था, वो विकास के नाम पे मिला था, और वो वोट शिफ्ट कहीं भी हो सकता है। वो आखिरी वक्त पे फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं लव जिहाद का चेहरा दिखाएंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो उसमें एक वोट है जो फ्लोटिंग होता है, जिसको ये कभी पुलवामा के जरिए, कभी किसी के जरिए, अब तो पुलवामा के बारे में भी बहुत कुछ बयान आ चुके, तो वो लास्ट मिनट पे ये शिफ्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज हिंदुस्तान का वोटर उस तरह बेवकूफ नहीं बनेगा जो 2014 और 19 में बना वो। और ये जो अलग अलग रैलीज हो रही है, ये उससे दिखाई दे रहा है। इनके अपने इंटरनल सर्वे ये कह रहे हैं। 400 कहाँ से लाएंगे? दिल्ली में क्या 7 की 7 सीट आ जाएगी? हरियाणा में क्या 10 सीट आ जाएगी? गुजरात में क्या 26 सीट आ जाएगी? मतलब अगर आप 400 भी कह रहे हैं, तो क्या सीट यहाँ पे चलिए 7 आपकी आ गई, तो उससे आगे कहाँ जाएंगी? ज्यादा सीट आप कहाँ से ला रहे हैं? कौन सी जगह है जहां से ज्यादा? साउथ से तो उन्हें सीट मिल ही नहीं कोई। साउथ इंडिया में 2-3-4 सीट ले आएंगे, उससे ज्यादा क्या लाएंगे? तो कहाँ से बढ़ाएंगे? नॉर्थ इंडिया में तो आप पहुंच चुके हैं, बिल्कुल जिसे पीक कहते हैं, वहां पे हर पहुंच चुके। जगह एमपी में पूरी सीट उनकी है, राजस्थान में पूरी सीट उनकी है, बिहार में 40 में हाँ, 47 सीट उनकी रही है। दो चार सीट्स को छोड़ के सारी उनके अच्छा, पास है। इस चुनाव को लेकर के ये बात बहुत ज्यादा तेजी के साथ की जा रही है कि अगर अब बीजेपी आई तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया जाएगा, संविधान ये बदल देंगे। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी स्पीच में बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि जो दलितों को राइट्स है, जो रिजर्वेशन है, उसको सरकार खत्म कर देगी। इसमें कहां तक सच्चाई है? क्या ये डराने की कोशिश है इंडिया अलायंस की तरफ से वोट हासिल करने के लिए, खासतौर पर मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए, दलितों को डराकर वोट लेने के लिए? नहीं नहीं, ये तो 100% पक्की बात है। देखिए, एक तो ये कि उन्होंने तो वो प्रोसेस तो शुरू कर दी। ये जो लेटरल एंट्री की है इन्होंने, यूपीएससी में, आईएएस में जो लेटरल एंट्री की है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, उसमें कौन सा रिजर्वेशन है? उसमें तो रिजर्वेशन खत्म कर दिया। जब लेटरल एंट्री हो रही है तो रिजर्वेशन तो है ही नहीं। पब्लिक सेक्टर में जिस तरह से इन्होंने, और जो पूरा पब्लिक सेक्टर जो इन्होंने बेचा है, उसके अंदर सारा का सारा रिजर्वेशन, कितनी जगह तो ऑलरेडी रिजर्वेशन खत्म कर दिया। और ऐसा नहीं है कि आप और ये मैं कह रहे हैं, या कोई, या खड़गे जी कह रहे हैं, या राहुल गांधी कह रहे हैं। इनके तो अपने पार्लियामेंट के एमएलएज और बीजेपी के कितने आरएसएस के लोग वो कह चुके हैं कि हम, हमारा दूसरा संविधान तैयार है। और वो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। संविधान का तो मसौदा तैयार करके बैठे हैं कि हम 2024 में आए और संविधान को कूड़े में डालें और अपना संविधान लेके आए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो, ये जो बात हो रही है कि संविधान बदलने की, लेकिन जो कुछ ये करना चाहते हैं, जिस एजेंडे को लाना चाहते हैं, उस पर ही ऑलरेडी अमल कर लेते हैं। तो फिर इनको जरूरत क्या है संविधान बदलने की या दूसरा लाने की? देखिए, संविधान बदलने की इनको जरूरत ये है कि अभी जो कुछ भी थोड़ा बहुत डिसेंट बाकी है, वो इसलिए बाकी है कि संविधान में आपको अधिकार दिया गया है। संविधान एक नागरिक को अधिकार देता है बोलने का, असेंबली करने का, इलेक्शन लड़ने का, अपनी बात रखने का। और जो रिजर्वेशन की बात कल की खड़गे जी ने, कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित हैं, जिनको रिजर्वेशन दिया गया, ये सारी चीजें संविधान देता है। अगर संविधान नहीं है तो इनमें से कुछ भी नहीं है।
संविधान आपको देता है, आपकी पार्लियामेंट चलने का, जो चल रही है वो संविधान के हिसाब से चल रही है, जो इलेक्शन हो रहे हैं संविधान के हिसाब से हो रहे हैं। तो जब तक संविधान है तब तक तो कुछ चीजें तो इनको करनी पड़ेंगी, कितना ही उसमें ये रोड़े अटकाएं, लेकिन तब भी करनी पड़ेंगी। इसलिए संविधान तो ये बदलेंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और फांसीवादी ताकतें जहां भी देश पे कब्जा करती हैं, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो और कोई जगह हो, स्पेन हो, हर जगह वो जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उनको खत्म करके ही धीरे 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 कब्जा करती हैं। हम अपने पड़ोसियों को देख लेते हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अफगानिस्तान देख लीजिए। जी अफगानिस्तान में जब तालिबान आए तो कौन सा संविधान रह गया? संविधान खत्म करके ही उन्होंने कब्जा किया ना, जो नहीं, कुछ उन्होंने किया तो ना। आजादी की, अमेरिका के खिलाफ जंग की उन्होंने, अमेरिका, उनकी नहीं लड़ाई नहीं अमेरिका की सेना से थी। नहीं नहीं, अब अब वो उनकी अपनी सरकार लाने की कोशिश कर रहे हैं, अब कब लाएंगे देखिए, ये एक सवाल है उनकी कि उनकी लड़ाई अमेरिका से हो, किसी से हो, अफगानिस्तान एक वक्त में ठीक ठाक सेकुलर मुल्क था, जहां पे लोगों को आजादी थी। वो सारी हिस्ट्री, पहले रूस आया फिर अमेरिका आया, वो जी, एक तरफ। वो तो लेकिन आलमी ताकतें उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो उसमें सिर्फ एक, तालिबान को अकेले तो ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आप करें ना करें, लेकिन तालिबान ने आके अफगानिस्तान में जो हश्र किया, औरतों का घर से निकलना बंद हो गया, उनकी एजुकेशन खत्म हो गई। और कोई भी ऐसी ताकत, चाहे वो फंडामेंटलिस्ट हो चाहे वो फांसीवादी हो, उसका सबसे बुरा निशाना औरतें होती हैं हमेशा। और ये हिंदुस्तान में औरत को जो बराबरी का अधिकार है, औरत को जो वोट देने का अधिकार है, बाकी इंग्लैंड में, अमेरिका में वोट मिलने का अधिकार बाद में मिला। हमारी संविधान ने हमको अधिकार दिया बराबरी का। संविधान ने कहा कि आप औरत हो, मर्द हो, किसी भी धर्म के हो, आपको एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन, आपको इस देश में बराबरी का अधिकार मिलेगा। तो मनुस्मृति में तो औरत जो है वो ताड़न की अधिकारी है। तो कौन सा, औरत का तो जो बराबर का हक है वो तो चला ही जाएगा। सबसे ज्यादा तो सफर औरत, दलित, आदिवासी और मुस्लिम ही करने वाले हैं संविधान के जाने से, जिनको एक मतलब बराबरी का अधिकार मिला है। मतलब इन लोगों के भी एजेंडा में बात शामिल है जो मनुस्मृति में है कि औरतों से वोटिंग राइट को छीन लेना है। बिल्कुल शामिल है। और ये औरतों का भी नहीं कह रहे, लेकिन मुसलमानों के तो कितने लोग तो स्टेटमेंट दे चुके हैं। कितने स्टेटमेंट पिछले 10 साल में आए हैं। किसी ने कहा कि हम इस्लाम फ्री देश बना देंगे, किसी ने कहा कि सारे मुसलमानों की नसबंदी करा दो, इनकी पॉपुलेशन खत्म होनी चाहिए, किसी ने कहा इनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। मतलब लगातार आरएसएस की तो सैकड़ों हजारों संस्थाएं हैं, कभी कोई, और उनका तरीका ये है, वो टेस्ट करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, टेस्ट करते हैं इसका रिएक्शन क्या आएगा। इनकी जो धर्म संसद हुई उसमें तो ओपन कॉल दी गई, उन्होंने तो पुलिस वालों तक को कॉल दे दी, आर्मी को कॉल दे दी कि हथियार उठा लो और मुसलमानों को मार दो। तो ये कोई ढका छुपा थोड़ी है। हर चीज कोई मोदी थोड़ी ना बोलेंगे, मोदी या अमित शाह थोड़ी कहेंगे। उनके तो इतने सारे रूप हैं, वो एक चीज एक जगह से कहते हैं, दूसरी चीज दूसरी जगह से कहते हैं। आप ये बताइए, आज तक कभी इनके आने से पहले इस मुल्क में, बल्कि आप आजादी से नहीं, आजादी के पहले से भी देख लीजिए, कभी ऐसा हुआ कि बलात्कारियों को रिहा करके उनके गले में मालाएं पहनाई गई हो, उनको मिठाइयां खिलाई गई हो, मिठाई बांटी गई हो? कभी बलात्कारियों की सपोर्ट में रैली निकाली गई हो? कभी ऐसा हुआ इस मुल्क में? तो ये औरतों के हक पे प्रहार नहीं है तो क्या है? सीधा सीधा बिल्कुल आप ये बता रहे हैं कि इस देश में औरत के साथ बलात्कार हो सकता है, सामूहिक बलात्कार हो सकता है, और जो बलात्कार करने वाला है उसका कुछ नहीं होगा। रेसलर्स के साथ क्या हुआ? हमारी चैंपियंस के साथ क्या हुआ? ब्रिजभूषण आराम से बैठा है, टिकट मिलेगा दोबारा चुनाव लड़ने के लिए। टिकट मिल गया, और उनको आपने घसीटा। जो आपके लिए ओलंपिक मेडल्स लेके आई, उनको आपने, आपकी पुलिस ने जमीन में घसीटा, जंतर मंतर में, जो जगह है जहां पे आप प्रोटेस्ट कर सकते। तो इससे ज्यादा क्या सिग्नल होंगे इस देश की औरतों के लिए कि इनके आरएसएस के अंडर औरत की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। बिल्कुल जब ये दोबारा आएंगे और संविधान बदलेंगे तो औरत की कोई कोई जगह नहीं होगी। औरत को बिल्कुल दूसरे तीसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा इस देश में। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, हम बातचीत कर रहे थे कांग्रेस और इंडिया अलायंस की महारैली के बारे में, 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बारे में। और ये बात बार बार सामने आ रही है कि 2024 में अगर तीसरी मर्तबा कंटिन्यू बीजेपी आती है तो ये आईन से, संविधान से छेड़छाड़ करेगी, बदलने की कोशिश करेगी, और कई कम्युनिटीज से, कई जेंडर से उनके वोटिंग राइट को छीनने की कोशिश की जाएगी। इस बारे में तफसील से बताया शबनम हाशमी साहिबा ने। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ बातचीत की।
कैसे लगी आपको हमारी गुफ्तगू? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं कि इस ज़माने में सोशल मीडिया की किस कदर गैर मामूली अहमियत है, और ग़ालिबन आप में से बहुत से भाई बहन इससे भी वाकिफ़ होंगे कि मिल्लत टाइम्स सोशल मीडिया के दायरे में बहुत नुमाया नाम है। बहुत ही पुरखुरूस खिदमत अंजाम दे रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक किसी जमात, किसी मसलक, किसी बिरादरी, किसी मखसूस मकतब फ़िक्र से वाबस्तगी के बग़ैर मिल्लत की नुमाइंदगी कर रहा है मिल्लत टाइम्स। और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल भी तरक्की करे। मैं मिल्लत टाइम्स के ज़िम्मेदार मौलाना शम्स तबरेज़ क़ासमी ने एक अपील की है, मैं उसकी पूरी तायीद करता हूँ। आप हज़रात इस माह मुबारक में इस चैनल की माली इमदाद करें। यकीनन ये कार खैर में आपका शरीक होना तसव्वुर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।